ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये जो NADH/FADH2 है, इसका सोर्स क्या है ये भी हमने डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स का नाम इसे सब क्यों दिया गया है, नाम के हिसाब से काम होता है। तो 1, 3, 4 ये तीन कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। 1, 3, 4 बहुत अच्छा डिवीजन, ठीक है। इनसेट में चेंज किए 4 प्रोटॉन पास करता है फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स साइड, जिसके वजह से एक एक्टिव बनता है। NADH डोनेट करेगा तो कितना प्रोटॉन पंपिंग है मेरे भाई। हेलो बच्चों, अभी हमने डिस्कस करने के लिए जाएंगे क्लास 11 का और एक न्यू टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑलरेडी आपको पता है इसमें जो एनसीईआरटी में फिगर दिया है कि आपका ब्लू रेड आपका येलो वाला जो फिगर दिया है डायग्राम, तो उसमें बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे इसको याद करेंगे, क्या सिस्टम है। थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन फिगर को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली नहीं होता। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये होता कहां पे ना, जो सर माइटोकॉन्ड्रिया है इसका दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें ना, आपका बॉडी में सेल में जो क्या होगा, आपका NADH/FADH2 बनता है ग्लाइकोलिसिस से, क्रेब्स साइकिल से, लिंक रिएक्शन से। तो ये सब आपके इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसके वजह से फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले 2-3 लाइन आपका लिखा है, ये सब मैंने जो बताया भी आपका। और फाइनली आपका ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गया था, जिसके वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी हमने इसको डिस्कस करेंगे कैसे। लेकिन पहला आपका क्वेश्चन अरेज करेगा, ये जो NADH/FADH2 है इसका सोर्स क्या है सर। पहला क्वेश्चन अरेज करेगा, इसका सोर्स क्या है, कहां से आया NADH/FADH2। इसका सोर्स पहले आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपको पता है ये 10 स्टेप रिएक्शन होगा, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्लियर। और लेकिन इसमें एक स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हुआ था, क्लियर। कौन सा स्टेप, जहां पे एल्डिहाइड एसिड होता है। बच्चों आपको पता है केमिस्ट्री आप पढ़े, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से एसिड बनता है। तो इस स्टेप में ऐसे याद कीजिए, एल्डिहाइड एसिड होता है। आप स्टेप को याद करेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा, एल्डिहाइड एसिड आएगा तो दिमाग में आ जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हुआ था उस टाइम पे आपका NADH बनता है, क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेज करेगा, ये 2 NADH बना था। नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट और लिंक रिएक्शन, जो पायरुविक एसिड बना ये जाके आपका साइटोप्लाज्म पे, साइटोप्लाज्म से जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। उस टाइम में भी NADH बना था, क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट लिखा थर्ड स्टेप और कहां पे होगा, TCA साइकिल, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पे ज्यादा NADH/FADH2 बना था, दैट इज योर TCA साइकिल, क्लियर। और ये TCA साइकिल में 3 NADH बना था, 1 FADH2 बना था फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम। ग्लूकोज के लिए होगा तो ये डबल कर देंगे, 6 NADH एंड 2 FADH2, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे, हमने स्टार्ट करते हैं आपका इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। बच्चों ऐसे बुक में आपका एक इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ये जो ब्लू कलर है क्या हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लियर। तो लिख दिया हमने इसको इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक साइड इसका हो जाएगा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस का नाम क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इसका मैट्रिक्स इधर इनर साइड में रहेगा, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में सभी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। आइए देखिए, पहले नाम लिखा कॉम्प्लेक्स 1, जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये भी हमने डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स का नाम ऐसे सब क्यों दिया गया है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स 1 में NADH जो आपका बताया अभी, ये आके यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए इसका नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज। नाम के हिसाब से काम होता है, NADH ऑक्सीडेशन होगा तो NADH डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट आपका लिखा कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसका नाम भी क्यों ऐसा रखा गया, बिकॉज अभी हमने देखेंगे जब आगे कि कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 ऐसे सब को फैक्टर आएंगे, इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम BC1। नेक्स्ट चलेंगे कॉम्प्लेक्स 2।
जिसका नाम हो जाएगा सॉक्सनेट डिहाइड्रोजनेज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये शायद ओनली आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोल है। बच्चों ये टीसीए साइकिल के साथ भी लिंक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, सॉक्सनेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों इसका नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है जब मैंने मैकेनिज्म क्लियर करूंगा। बच्चों ये जो आपने 4 कॉम्प्लेक्स पढ़ा, इसका नाम तो याद रखेंगे, लेकिन जब आपने पूरा फंक्शन पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अभी आपको शायद लगेगा कि कॉम्प्लिकेट है, लेकिन जब मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाऊंगा नाम आपको याद रह जाएगा, बिकॉज ये फंक्शन के साथ रिलेट है। लास्ट आपका जो ये सभी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन अभी मैंने जो लास्ट कॉम्प्लेक्स बताने के लिए जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स 5 जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेज, वो इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, बट वहां पे एटीपी बनेगा। तो ये 2 पार्ट होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। बच्चों सेम आपने एटीपी सिंथेज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाने के टाइम पे बताया था, लेकिन वहां पे बोला गया था CF0 CF1। क्लियर मेरे बात। तो ये सी क्यों वहां पे लिखा गया था, बिकॉज जो क्लोरोप्लास्ट में था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसका नाम सिंपल F0 एंड F1 है। क्लियर मेरे बात। और इसमें क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस का नाम है, इसमें आपका जो प्रोटॉन पास होता है ना और ये एटी बनाएगा। अभी देखिए, अभी हमने बताया था आपको कि आपका जो NADH FADH2 दो चीज बना था, जो इस आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। सपोज मैंने पहले NADH को लिया, किसको लिया, NADH। मेरी बात सुन लीजिए बच्चों, जब NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एट दैट टाइम उसका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये पाथ होता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। तो 1 3 4 ये 3 कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाएगा। 1 3 4 बहुत अच्छा डिजिट है, ठीक है। 1 3 4 के थ्रू जाएगा। तो मैंने 2 को भी नेग्लेक्ट कर दिया, आपका बुक में सबको एक साथ दे दिया है, जिसकी वजह से आपका कंफ्यूज होता है। तो जब NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एट दैट टाइम आपने किसको इग्नोर करोगे, कॉम्प्लेक्स 2 को, बिकॉज उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा पाथ 1 3 एंड 4। 5 में तो एटीपी बनेगा। तो मैंने अभी 2 को नेग्लेक्ट किया, बोला आप जाओ जाओ, जब जरूरत होगा तब आओगे, क्योंकि अभी NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आपका कोई रोल नहीं है। तो देखिए बच्चों NADH आया, और अभी ये देख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, इसमें 2 कोफैक्टर है, एक आएगा FMN और एक आ जाएगा आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये सब रहते हैं कोफैक्टर के हिसाब से। तो जब NADH आपका ऑक्सीडाइज हुआ, जब NADH आपका ऑक्सीडेशन हुआ NAD प्लस में, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपका किसको दे देगा, आपका कॉम्प्लेक्स 1 को। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, FMN से आयरन सल्फर में जाएंगे और आयरन सल्फर से आगे ट्रैवल करेंगे। लेकिन बच्चों जब आपका कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वहां पे एक पंपिंग होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रोजेनिक पंप की वजह से। सभी कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये 3 कॉम्प्लेक्स में जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो प्रोटॉन पंपिंग होगा। लेकिन सबका कितना प्रोटॉन पंपिंग होगा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल होगा, हम देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रोजेनिक पंप के वजह से 4 प्रोटॉन ये मैट्रिक्स साइड से पंप होके जाएगा आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के तरफ। क्लियर मेरे बात। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से, इलेक्ट्रोजेनिक पंप की वजह से 4 प्रोटॉन, दोबारा दिखाना चाहूंगा, 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से कहां फ्लो करेगा, आपका मैट्रिक्स साइड से कहां फ्लो करेगा, आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। क्लियर मेरे बात। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से हुआ। अभी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 किसको देगा, आपका ना यूबिक्विनोन। आप बोलेंगे नाम सुनना जैसा लग रहा है कि कहां पे शायद मैंने सुना था। बच्चों आपने सुना था प्लास्टोक्विनोन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, वो प्लास्टिड में था इसलिए उसका नाम प्लास्टोक्विनोन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसका नाम इसलिए यूबिक्विनोन। आप बोलेंगे क्या रिश्ता है, बच्चों यूबिक्विनोन यूबिक्विटोस वर्ड से आया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में मिलता है, हमारे बड़े मिलता है एनिमल में, यूबिक्विटोस होता है, हर जगह मिलता है, इसलिए इसका नाम यूबिक्विनोन। लेकिन दोनों क्या है, कीटोन है, वो प्लास्टोक्विनोन, ये यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन कीटोन है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, केमिस्ट्री में हमने पढ़े हैं, कीटोन आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में। तो प्लास्टोक्विनोन हो गया, सॉरी यूबिक्विनोन हो गया यूबिक्विनोल। क्या हो गया, यूबिक्विनोल हो गया। देखिए अल्कोहल हो गया। अभी यूबिक्विनोल जस्ट कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, मतलब ये इंटरमीडिएट बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3।
तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोल के थ्रू अभी गया कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में भी बहुत सारा कोफैक्टर है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में FMN आयरन सल्फर था, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 3 में क्या क्या है आपका साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर एंड साइटोक्रोम C1। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था इसका नाम साइटोक्रोम BC1 क्यों रखा गया है, बिकॉज इसका कंपोनेंट ही है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स 3 में मैंने क्या बोला था आपको कॉन्सेप्ट, जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोजेनिक पंप ओपन होने की वजह से प्रोटॉन का पंपिंग होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में हुआ था। अभी सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 3 में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये भी 4 प्रोटॉन को पंपिंग करेगा। कहां से? मैट्रिक्स साइड से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से 4 प्रोटॉन पंपिंग हुआ। मेरी बात क्लियर? कॉम्प्लेक्स 1 के वजह से 4 प्रोटॉन हुआ था, कॉम्प्लेक्स 3 के वजह से भी 4 प्रोटॉन का पंपिंग हुआ। कहां से कहां पे हो रहा है? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब धीरे धीरे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। क्लियर? अभी देखिए कॉम्प्लेक्स 3 से ये जो साइटोक्रोम C1 तक गया है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है साइटोक्रोम C। बच्चों साइटोक्रोम C कोई मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, ये इट इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इट इज लोकेटेड आउटर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसका आउटर साइड में लोकेटेड है साइटोक्रोम C। मोबाइल क्यों है ना? ये कॉम्प्लेक्स 3 से देखेंगे आपने पिक्चर को, यहां पे कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके धीरे धीरे मूवमेंट करेगा किसके तरफ? कॉम्प्लेक्स 4 के तरफ। देखिए ये धीरे धीरे मूवमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन को कैरी करके और डोनेट कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 को। डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस चले जाएगा, बोलेगा फिर से मुझे इलेक्ट्रॉन लेके आना है, तो ये रिटर्न चला गया कॉम्प्लेक्स 3 के पास। सो इट इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को जोड़ रहा है। तो अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? कॉम्प्लेक्स 4। बच्चों कॉम्प्लेक्स 4 का भी बहुत सारा कोफैक्टर है, कौन कौन है ना? 2 कपर इनसेट है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो पैराग्राफ उसका पूरा लास्ट में लिखा है कि कॉम्प्लेक्स 4 का पास आपका क्या रहता है? 2 कपर होता है, कपर ए एंड कपर बी। तो कपर ए के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास ट्रांसफर किया साइटोक्रोम ए। बच्चे बहुत बच्चों ने थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ये फिगर के अंदर जो चीज होते है इसको मार्क नहीं करते। बच्चों अभी नीट ने इतना डिटेल पूछ रहा है, को फिगर से भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ इसके अंदर क्या है। पहले कपर ए, उसके बाद साइटोक्रोम ए, उसके बाद साइटोक्रोम A3, देन इलेक्ट्रॉन जाएगा कपर बी के पास। तो कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का पाथ क्या है? कपर ए, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, देन कपर बी। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके धीरे धीरे गया। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या करना है? प्रोटॉन का पंपिंग करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रोजेनिक पंप। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 ये सब 4 प्रोटॉन पंपिंग करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 ने 4 प्रोटॉन नहीं करता, ये ओनली 2 प्रोटॉन को पंपिंग करता है। कहां से कहां करेगा? इन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये क्या किया? 2 प्रोटॉन को पंपिंग किया मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मेरी बात क्लियर? तो यहां पे देखिए आपने देखा अभी कि NADH का इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करके कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच गया, तब तक ये कितना प्रोटॉन पंपिंग कर लिया है ना? यहां पे 4, यहां पे 4 और यहां पे 2, टोटल 10। ओके यहां पे आइए जहां पे हमने स्टॉप किया था। इलेक्ट्रॉन आपका कॉम्प्लेक्स 4 में मूवमेंट करके कॉपर बी के पास गया था, कॉपर बी से ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, दैट इज योर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को रिसीव किया और रिड्यूस्ड हो गया किसमें? वाटर में। किसमें? आपका वाटर में। मेरे बात क्लियर? और इसीलिए आपका बोला जाता है तो फाइनल इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है आपका? ऑक्सीजन। और ये पानी बना। तो अभी हमने बोलेंगे कि NADH कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया और ये प्रोटॉन को पंपिंग किया। तो आपने देखा ये धीरे धीरे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन मैट्रिक्स साइड में बढ़ता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा तब ATP बनेगा। क्लियर मेरे बात? तो कौन ब्रेक करेगा? ATP सिंथेज। ATP सिंथेज में 2 पार्ट होता है बच्चों, एक होता है F0 और एक होता है F1। तो जब आपका प्रोटॉन, ये आपका बहुत कॉन्ट्रैक्टरी था, अभी नीट ने चेंज किया है, एनसीड ने चेंज किया है, 4 प्रोटॉन पास होने से एक ATP बनेगा। मैं ऑलवेज बच्चों को बोल के आ रहा था भाई जो सच है वही है। आपने बच्चों को क्या कीजिए, बच्चों को बोलिए कि बच्चों देखिए ये आपका एनसीड में दिया लेकिन एक्चुअल आंसर ये है, इसको
सही मानने के लिए हमने कुछ भी गलत कंसेप्ट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गया आपका, 4 प्रोटॉन आपका पास किया इसके थ्रू, और 4 प्रोटॉन पास होने की वजह से एटीपी का फाइनली फॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आपने देखा कि एक एनएडीएच की वजह से, ये मेनली देखना कि एक एनएडीएच के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से कितना प्रोटॉन पंपिंग हुआ टोटल ना, 4 4 2 10 प्रोटॉन, और ये एटीपी बनाएगा। अभी लेकिन देखना है सर ओनली तो एनएडीएच इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एफएडीएच2 भी डोनेट करेगा, क्योंकि मैंने बोला था आपका कि क्रेब्स साइकिल में एफएडीएच2 बनता है जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आके ऑक्सीडाइज होगा, तो एफएडीएच2 को लेके आएंगे। लेकिन ये एफएडीएच2 कहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पता है, जो आपने पहले नेग्लेक्ट किया था कॉम्प्लेक्स 2 को। तो एनएडीएच इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टाइम पे पाथ हो गया 1 3 4, लेकिन जब एफएडीएच2 आएगा वो डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स 2 को। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। बच्चों डिहाइड्रोजनेज ऐसा नाम क्यों है सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, बिकॉज ये एंजाइम सॉक्सिनिक एसिड को फ्यूमारिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बच्चों ये सॉक्सिनिक एसिड टू फ्यूमारिक एसिड क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है, क्लियर। तो उस टाइम पे एफएडीएच2 बना, और ये एफएडीएच2 कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन दिया। कॉम्प्लेक्स 2 में एफएडी था, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में एफएमएन फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये क्या हो गया फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो एफएडी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया आयरन सल्फर को। लेकिन बच्चों जब आपका कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ तो प्रोटॉन पंपिंग कीजिए, लेकिन नहीं, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसके पास कोई भी पंप नहीं होता, इलेक्ट्रोजेनिक पंप। तो कॉम्प्लेक्स 1 के वजह से प्रोटॉन पंपिंग होता है, 3 के वजह से होता है, 4 के वजह से, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 के वजह से कोई प्रोटॉन पंपिंग नहीं होता। ये थ्योरी में नहीं दिया है, पिक्चर में दिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका प्रोटॉन पंपिंग नहीं करेगा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स 2, दैट इज द सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैरी होके फाइनली किसके पास जाएगा, सेम जैसे कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन को दिया था ना, कॉम्प्लेक्स 2 भी वही यूबिक्विनोन को देगा। तो यूबिक्विनोन को जब इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोल हो जाएगा। क्लियर मेरे बात। अब ये यूबिक्विनोल कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ऊपर वाला लाइन अभी हुआ था सेम होगा। लेकिन बात क्या है, जब आपका कॉम्प्लेक्स 2 से आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 2 3 4 जाएगा, ऐसे मत सोचिए 1 के पास जाएगा, पाथ ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 3 को देगा। 3 का रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये रूल है, कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C को देगा। तो जब FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एट दैट टाइम पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 3 4। जब NADH दिया था 1 3 4, जब FADH2 दिया 2 3 4। मेरे बात क्लियर। तो यूबिक्विनोल ने साइटोक्रोम B को दिया कॉम्प्लेक्स 3 का, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। मुझे बोलिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा प्रोटॉन पंपिंग होगा ना, जी हाँ। तो ये क्या करेगा, एट दैट टाइम जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये भी 4 प्रोटॉन पंपिंग किया। मतलब ये जो प्रोटॉन पंपिंग हुआ, मैं बोल रहा हूं FADH2 का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट की वजह से फर्स्ट टाइम आज पंपिंग हुआ कॉम्प्लेक्स 3 के वजह से। अभी कॉम्प्लेक्स 3 ने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C तो आपको पता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये मूवमेंट करके जाके कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देके आएगा। मेरी बात क्लियर। और आपका कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके वजह से 2 प्रोटॉन फिर से पंपिंग होगा। क्लियर। तो आपने देखा कि FADH2 जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पाथ होता है 2 3 4। 2 ने कोई प्रोटॉन पंपिंग नहीं किया, ओनली 3 and 4 किया। 3 ने 4 किया, 4 ने 2 किया। तो एक FADH2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से, फाइनली कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कितना प्रोटॉन पंपिंग किया, 6। लेकिन एक NADH2 कितना प्रोटॉन पंपिंग किया था, 10। ये मेन डिफरेंस है बच्चों। अभी आपने कैलकुलेशन देखेंगे, आपने प्रोटॉन पंपिंग देख लिया, लास्ट देखेंगे कि 4 प्रोटॉन पास थ्रू F0। ये ऑलरेडी नीट ने एनसीईआरटी ने चेंज किया, 4 प्रोटॉन पास करता है फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स साइड, जिसके वजह से एक एटीव बनता है। एंड इसलिए एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी, द नंबर ऑफ एटीव मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, NADH और FADH2। NADH डोनेट करेगा तो कितना प्रोटॉन पंपिंग किया मेरे भाई, 10 प्रोटॉन। एक FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कितना प्रोटॉन पंपिंग किया, 6 प्रोटॉन। NADH का पाथ क्या था, 1 3 4। FADH2 का पाथ क्या था, 2 3 4।
2 ने कोई प्रोटॉन पंपिंग किया नहीं, ओनली कौन किया 3 एंड 4 एफएडीएस2 की वजह से बोल रहा हूं। तो 2 से 4 सॉरी 3 से 4 और 4 से 2 टोटल मिलके हो गया 6 फॉर एफएडीएस2 एंड फॉर एनएडीएच आपको बोला था 10 प्रोटॉन पंपिंग होगा। और फाइनली ये आपने अभी कैलकुलेशन करेंगे कि एक एनएडीएच और एक एफएडीएस2 कितना एटीपी देंगे। देखिए कैलकुलेशन करते हैं। आपने देखा कि फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एनएडीएच 10 प्रोटॉन पंपिंग होता है और फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एफएडीएस2 आपका क्या होता है 6 प्रोटॉन पंपिंग होता है। और आप ये भी देखा कि 4 प्रोटॉन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी। तो डिवाइड करके देखिए तो 10/4 कितना हो गया 2.5 नहीं हो जाएगा कि 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी, 10 प्रोटॉन से कितना एटीपी 10/4 2.5 एटीपी। 2.5 तो नहीं है, आपने इसको 3 मानते हैं तो आपका बुक इसलिए लिखा एक एनएडीएच की वजह से कितना एटीपी 3 एटीपी। नेक्स्ट लिखा सिमिलरली फॉर नंबर ऑफ एटीपी बाय 1 एफएडीएस2, एक एफएडीएस2 ने कितना प्रोटॉन पंपिंग किया 6, 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी तो 6 प्रोटॉन से हो गया 1.5 जो मतलब नियर इक्वल टू क्या हो गया 2। इसलिए आपका बुक लिखा है एफएडीएस2 की वजह से 2 एटीपी बना। मेरे बात क्लियर? तो इस वीडियो में आपने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और उसमें आपका एनएडीएच एफएडीएस2 की वजह से कैसे डिफरेंट प्रोटॉन पंपिंग हुआ और क्यों ऐसे एनसीडी में लिखा है कि द नंबर ऑफ एटी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये भी आपने आज अच्छे से सीखा, जो आपने याद कर लेते हैं वो आपने देखा कि आपका क्या है किसके वजह से कितना एटी बना। और मेन तो है जो आपका एनसीडी का वो फिगर था, वो फिगर जिसको नहीं आएगा उसको थोड़ा बार बार वीडियो को देखोगे, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।